नमस्कार। न्याय मंच में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक और अदालतों में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या और दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया और मुलजिमों के संवैधानिक और मानव अधिकारों का संरक्षण, इन सभी चीजों के बीच में एक सामंजस्य और बैलेंस बनाने के लिए क्या कानून में कोई नए बदलाव लाए जा रहे हैं और क्या नए बदलाव की आवश्यकता है? प्ली बार्गेनिंग शायद इसी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इस कानून को आए हुए आज 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन प्ली बार्गेनिंग कहां तक मुलजिमों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या इसके फायदे और नुकसान हैं, इसी विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं श्री संजीव जैन, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। साथ ही हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं श्रीमती मोनिका सरोहा, सेक्रेटरी, नई दिल्ली जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण। आप दोनों का ही हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार प्ली बार्गेनिंग क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा और हमें जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, प्ली बार्गेनिंग के जो प्रावधान हैं जी, वो उसका मूलतः मतलब ये है कि कानूनी प्रक्रिया में पीड़ित और अभियुक्त जी, वो दोनों कुछ चीजों पे समझौता कर सकते हैं, जैसे मुआवजा जी, और दोनों ही अपने कुछ अधिकार छोड़ते हैं। जैसे अभियुक्त एक फेयर ट्रायल का अधिकार छोड़ के बात मानता है और पीड़ित जो है वो भी पूरे मुकदमे में और पूरी सजा का करवाने का जो आधार है जी, उसे छोड़ता है। तो ये मूलतः दोनों तरफ से एक समझौता है कानूनी प्रक्रिया में कुछ अपराधों को लेकर। किस प्रकार के मुकदमों में प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, प्ली बार्गेनिंग की याचिका उन मामलों में दायर करी जा सकती है जिनमें पुलिस की तफ्तीश संपूर्ण हो चुकी हो और पुलिस द्वारा अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल किया जा चुका हो। उसके बाद महत्वपूर्ण बात जानने वाली यह है कि ये सिर्फ उन्हीं मामलों में दायर करी जा सकती है जिनमें अधिकतम सजा 7 वर्ष से कम है। परंतु उसके बाद भी कानून में दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ एक्सेप्शंस कार्व आउट करे गए हैं, जैसे कि वो सभी मामले जिनमें पीड़ित महिला हो अथवा बच्चे हों अथवा वो अपराध जो हमारी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है, उनमें यह याचिका सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, उनमें यह याचिका दाखिल नहीं करी जा सकती। दंड प्रक्रिया संहिता में यह लिखा गया है कि कुछ अपराध हैं विशेष, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उन सभी अपराधों में ये याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। जहां पर पीड़ित और अभियुक्त को आपस में एक बात करने का या सौदेबाजी का मौका दिया जाता है, वहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी पे हावी हो जाती है और कहीं ना कहीं कानून का हनन हो रहा है। प्ली बार्गेनिंग करते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जी, और कोर्ट को ये देखना है कि प्ली बार्गेनिंग मुलजिम की तरफ से स्वेच्छा से उसका आवेदन किया जाए जी। फिर इन कैमरा जो है उसका एग्जामिनेशन मैजिस्ट्रेट को या जज साहब को करना है, जो अभियुक्त है उससे बातचीत जो की जाती है, हाँ, वो बंद कमरे में की जाती है, ये जानने के लिए कि जो है ये जो आवेदन किया गया है ये स्वेच्छा से किया गया है या नहीं जी। अगर जज को ये लगे कि आवेदन स्वेच्छा से नहीं किया गया है तो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन वहीं डिसमिस की जा सकती है जी। और उसके बाद जब पीड़ित और अभियुक्त और दूसरे पक्ष इस मामले के इस पर बात करते हैं जी, तो अदालत को ये देखना होता है, जज को ये देखना होता है कि कोई किसी पे जो है दबाव ना डाल सके और सारी जो प्रक्रिया है वो स्वेच्छा से हो और स्वच्छ तरीके से। जी। मोनिका जी, अभी जैन साहब ने बताया कि जब एप्लीकेशन ली जाती है, आप एक न्यायिक दंडाधिकारी हैं, तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि कई बार जो अभियुक्त है उसको ये डर भी लगता है कि मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा, एक दरखास्त लगाऊंगा कि हाँ मैं अपनी गलती मान करके एक कम सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन उसमें अगर एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट हो जाए तो उसके जो ट्रायल है, जो नॉर्मल केस चलना है, उसके बाद उस पर भी असर पड़ेगा। जज के माइंड में तो यही रहेगा कि उसने अपनी गलती मान ली है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? कानून में ये स्पष्ट लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता में ही कि अगर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट होती है तो उस एप्लीकेशन में जो बातें अभियुक्त ने लिखी हैं वो उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करी जाएगी अगर केस बाद में एक नॉर्मल प्रोसेस से ट्रायल में आता है।
और शायद यही इंश्योर करने के लिए, जैसे दिल्ली में ये प्रोविजन है, जिस कोर्ट के सामने वो केस चलता है वो कोर्ट स्वयं प्ली बार्गेनिंग की याचिका को एंटरटेन ना कर किसी साथी जज को उसको मार्क करते हैं। तो प्ली बार्गेनिंग की जो प्रोसेस है वो दूसरी कोर्ट में चलती है, एक दूसरे अधिकारी के समक्ष चलती है। तो और उसकी जो भी फाइल बनती है वो वापस इस केस की ट्रायल पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो सभी गोपनीय रखी जाती है। तो वो फाइल अलग रखी जाती है और गोपनीय भी रहती है। पर कानून में प्रावधान तो यही है कि उसके अंदर ट्रायल जज की भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी जब कोई प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन होगी। ट्रायल जज जो हमने कहा, तो जिस साथी जज को ये मार्क होती है वो भी एक दंडाधिकारी ही होते हैं, जिनके पास वही सेम पावर और उनकी भी वही ड्यूटी होती है। तो ये देखना कि जो एक म्यूचुअली सैटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, MSD जिसको कहा जाता है, उस पर जब पार्टीज अराइव करती हैं तो वो उनकी स्वेच्छा से हो और किसी तरह का दबाव उन पर ना बनाया जाए, यह सुनिश्चित करना उस दूसरे जज साहब की भी जिम्मेदारी होती है। जी, इस विषय पर कोई दिशा निर्देश भी है क्या, कोई गाइडलाइंस भी हैं? हाँ, इस पे दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं जी, कि इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है जी, और ये सारी प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी। इन कैमरा या बंद कमरे में उसकी स्वेच्छा जब अपराधी की आप देखेंगे और मैजिस्ट्रेट उसे देखेगा, तो वहाँ किस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जी, जब जो है म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन यानी समाधान प्रद निस्तारण के लिए सभी पक्ष बात करेंगे, वहाँ मैजिस्ट्रेट को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तो उस पे दिशा निर्देश हैं। एक साथ में एक प्रावधान और भी है प्ली बार्गेनिंग में कि जहां तक उनको सजा का सवाल है, प्ली बार्गेनिंग में उनको एक प्रावधान है कि आधी या 1/4 सजा दी जाएगी। क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये जरूरी है? देखिए, सजा के प्रावधान पे और इस पे दिशा निर्देश पे आने से पहले जी, इसके पूरे प्रोसेस को और प्रक्रिया को समझना जरूरी है। जी, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन आने के बाद सबसे पहली जो स्थिति है वो है कि उसको ये देखना है मैजिस्ट्रेट को कि वो स्वेच्छा से लगाई गई है कि नहीं एप्लीकेशन। जी, एक बारी कोर्ट जब इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है कि आवेदन स्वेच्छा से किया गया है, जी, तो उसके बाद बाकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीड़ित, अभियुक्त और चाहे तो उसके वकील भी इसमें भाग ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। अच्छा, वो फिर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए आपस में बातचीत करते हैं। जी, उस बातचीत में जज की भूमिका जो है वो एक मध्यस्थ की है, एक फैसिलिटेटर की है। जी, और वहां भी मैजिस्ट्रेट को इस बात का ध्यान रखना है, दिशा निर्देश है कि कोई चीज जबरदस्ती ना हो, सब कुछ स्वेच्छा से हो, स्वच्छ तरीके से हो और उसमें गोपनीयता भी रखी जाए, मेंटेन की जाती है, कोई बाहर वाले व्यक्ति उसमें अलाउड नहीं होते। अब दो स्थितियां हो सकती हैं जी, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, जिसे हम MSD कहते हैं कानून की भाषा में, शॉर्ट में, अगर वो फेल हो जाए और पार्टीज में कोई समझौता ना हो पाए जी, तो मामला जो है वो दोबारा से ट्रायल के लिए अदालत के सामने चला जाता है जी, और प्ली बार्गेनिंग की जो भी प्रक्रिया है वो एक बंद लिफाफे में अलग से जो है वो रख दी जाती है, वो मेन फाइल पे नहीं जाती जी, ताकि ट्रायल की स्टेज पे उसका कोई फर्क ना पड़े, जैसा मोनिका जी ने बताया। जी, लेकिन अगर पार्टीज के बीच में समझौता हो जाता है, हमारे प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान के मुताबिक पार्टीज के बीच में समझौता मूलतः मुआवजे को लेकर हो सकता है। जी, तो एक बारी पार्टीज के बीच में मुआवजे को लेकर समझौता हो गया तो जज को पार्टीज को सुनने के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। जी, जब वो रिपोर्ट बन जाती है तो फिर सजा का प्रावधान आता है। जी, सजा में जो है पार्टी कोर्ट को मुलजिम को, पीड़ित को और वकीलों को सुनना है, सरकारी वकील को भी सुनना है। जी, जी, सुनने के बाद पहली स्थिति ये है कि अदालत को ये देखना है कि एक प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता में 360 CRPC जी, या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जी, जिसमें अच्छे व्यवहार के आधार पे किसी भी दोषित अपराधी को 1 या 2 साल के लिए छोड़ा जा सकता है, कुछ शर्तों के साथ जी, कि वो अच्छा व्यवहार तो ये करेगा। जरूरी नहीं है कि आधी जो सजा प्रिस्क्राइब्ड है कानून में सिर्फ उसकी आधी या 1/4 ही की जाए और कम सजा पर भी छोड़ा जा सकता जो है। पहली स्थिति है जी, वो MSD होने के बाद ये अदालत के लिए जरूरी है प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजंस में जी, कि वो ये देखे कि क्या केस
प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट या 360 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है जी। अगर उसके अंतर्गत आता है तो मुलजिम को प्रोबेशन पे छोड़ना जरूरी है। और यहां मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में जो है वो तभी प्रोबेशन को डिक्लाइन किया जा सकता है अगर वो कोई केस उसमें आ रहा है जब कोई जो है विशेष कारण हो जी। क्योंकि प्ली बार्गेनिंग में उन्हीं केसेस को लाया जाएगा जहां अपराध पहली बार किया है किसी ने और सजा जो है वो 7 साल या 7 साल से कम है। तो वो सारे ऐसे ऑफेंसेस जो हैं वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट या धारा 360 के अंदर आएंगे ही दंड प्रक्रिया संहिता के। और जब तक कोई विशेष कारण ना हो प्रोबेशन डिक्लाइन नहीं किया जा सकता। जब प्रोबेशन, सिर्फ सजा की बात वहीं आएगी जब प्रोबेशन को किसी विशेष कारण से अदालत नहीं दी जा सकती जी। और अगर उसमें भी आएगा तो जहां तक आपके प्रश्न है कि क्या आधी सजा या 1/4 सजा का जो प्रावधान है वो जरूरी है, इस पे कुछ मतभेद शुरू में रहा है इन प्रावधानों के आने के बाद। लेकिन 5/9/2011 का एक रणबीर सिंह बनाम स्टेट जी दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला है जी। ये एक सड़क दुर्घटना से का फैसला था। नीचे की अदालत ने उसे 1/4 सजा की थी प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजंस में। सिर्फ सजा के प्रावधान पे मामला जो है वो उच्च न्यायालय के सामने गया था, हाई कोर्ट के सामने गया था जी। तो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में और जो कानून के मूल सिद्धांत है उसमें सजा करते हुए किसी की का अपराध और अपराध की स्थितियों को जानना और उसको देखना भी जरूरी है। और क्योंकि उसको देखने के बाद जो है 1/4 या आधे से कम सजा भी की जा सकती है। और इस मामले में रणबीर सिंह के केस में 1/4 से कम सजा सारी स्थितियों को अपराध की देखते हुए की गई थी। तो इसलिए इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक कम से कम दिल्ली में 1/4 या आधे से अगर स्थितियां ऐसी हैं तो वो किया जा सकता है। पर क्या ये केवल दिल्ली में ही किया जा सकता है या देश भर में भी? अभी हमें इस तरह की पहल देखने को नहीं मिली है। देखिए इसमें जहां तक मेरी नॉलेज है कोई सर्वोच्च न्यायालय का अभी कोई आदेश नहीं है। जब तक नहीं आता तब तक, और जब तक कोई सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय की राय से सहमत ना होते हुए, वो दिल्ली उच्च न्यायालय से पहले का फैसला है, ये कहा था कि 1/4 आधी सजा देना जरूरी है और कम नहीं किया जा सकता। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय की राय इससे भिन्न थी। और अब जो नए कानून आएंगे उनमें देखना होगा, क्योंकि एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। मोनिका जी, हमने अभी बात करी, जैसे जैन साहब ने बताया कि यहाँ पर एक MSD यानी कि म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन होता है और उसमें यह भी देखा जाता है कि अभियुक्त और पीड़ित जो हैं दोनों आपस में बैठ करके राय बनाते हैं और एक कॉम्पनसेशन की भी बात होती है। तो बहुत से लोगों के मन में धारणा है कि शायद जो पैसे वाले लोग हैं, या आजकल जैसे देखा भी जाता है कि सेलिब्रिटी या पैसे वाले लोगों के कुछ अभियोग के मामले ज्यादा आ रहे हैं सामने, तो ऐसे में ये लोग जो हैं अपने पैसे के बल पे या ताकत पर छूट जाते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए, एक न्यायिक अधिकारी होने के नाते मुझे तो अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अपने स्टेटस के बल पर कोई अपराध करके छूट जाता है जी। और जहां तक हम बात करते हैं म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की अथवा मुआवजे की, तो ये जो प्रावधान बना है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस है। कोई भी व्यक्ति, हम ये ना सोचें कि सिर्फ पैसे वाला व्यक्ति ही मुआवजा दे सकता है या सिर्फ गरीब व्यक्ति को ही मुआवजा चाहिए होता है। कई बार हमने इस तरह के मामले देखे हैं अदालतों में। मान लीजिए पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है और उसमें अब बात अदालत तक पहुंच चुकी है। अब पत्नी ये चाहती है कि इसको इसके किए पर पछतावा है और ये भी चाहती है कि मेरे पति को जेल भी ना हो। तो उस तरह की सिचुएशन में भी अगर प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट हम लाते हैं तो उस महिला को मुआवजा भी मिल सकता है। परंतु हमें ये देखना होगा कि ये जो बार है जहाँ कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें वो ना फॉल करे। तो ऐसा नहीं है कि सभी तरह के मुकदमों में, पर जैसे पड़ोसियों के बीच में मान लीजिए कोई झगड़ा है तो उसमें अब वो अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि मेरा पड़ोसी जेल जाए, परंतु जो उसने किया है उसकी कुछ सजा तो उसे मिले।
तो ऐसे में वो मुआवजा देकर अपने रिश्तों को भी सुधार सकते हैं और उनको न्याय प्रणाली पर पुनः विश्वास भी होगा। प्ली बार्गेनिंग के प्रोसेस में मुआवजे की बात और समझौता जो है पीड़ित पक्ष और अपराधी पक्ष कर सकता है लेकिन उसके बाद प्रोबेशन या सजा के जो प्रावधान है उस पे कोई प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती है। वो सिर्फ कोर्ट ने ही डिसाइड करना है, जो है अदालत के विवेक पे ही है जी। और अदालत को सभी पक्षों को सुन के ही उसका फैसला करना है जी। तो ये कहना मेरे ख्याल से सही नहीं है कि पैसे वाले लोग जो हैं वो उसको प्रभावित कर सकते हैं इस प्ली बार्गेनिंग के प्रोसेस में। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं, बहुत से अभियुक्त ये सोचते हैं कि जब सजा मिलनी ही है और आधी या 1/4 सजा मिलनी है या उसमें भी कोर्ट ये तय करेगी कि कितनी सजा मिलनी है, तो फिर क्यों जल्दी अपनी गलती मानी जाए, क्यों अपने सर पर इल्जाम लेकर के और सजा भुगती जाए, क्यों ना मुकदमे कई साल चलाए जाएं। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? सभी अपराधियों को और सभी अपराधों को एक ही मापदंड पर देखना सही नहीं होगा जी। अपराध की विभिन्न श्रेणियां हैं और अपराध जो है वो विभिन्न तरीके के लोगों से होता है जी। इसमें देखने की जरूरत यह है कि कई बार अपराध करने के बाद ज्यादातर मामलों में सुधार की गुंजाइश होती है। अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी गिल्टी पर्सन हैज ए फ्यूचर। करेक्ट। ये कानून में कि जितनी भी दंड की जितनी भी के सिद्धांत हैं जी, उसमें आजकल के दौर में लगभग सभी देशों में सुधारवादी सिद्धांत को हमेशा ही सबसे ऊपर रखा जाता है और मेरा अनुभव ये कहता है कि ज्यादातर मामलों में जिस भी व्यक्ति से अपराध हुआ है उसमें सुधार की गुंजाइश है जी। और जिस व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है और जो प्ली बार्गेनिंग में आ रहा है और 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, वहां सुधार की गुंजाइश और भी ज्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां कोई व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार करता है, उस अपराध की सजा के लिए खुद तैयार होता है और उस सजा को भुगतता है, तो वो एक तरीके का पश्चाताप है जो कहीं ना कहीं उसे साफ करता है उसके मन को जी। और सुधार की गुंजाइश को बढ़ाता है जी। तो मुझे लगता है कि प्ली बार्गेनिंग के प्रोसेस वो एक सुधारवादी प्रक्रिया को भी आगे ले जाते हैं। तो प्ली बार्गेनिंग एक प्रोसेस है और इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि प्ली बार्गेनिंग के प्रोसेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये पीड़ित को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का एक मौका देता है, वरना जो सारा जो ट्रायल की स्टेज होती है उसमें पीड़ित सिर्फ गवाही के लिए आता है। जी जी। यहाँ पीड़ित अपने मुआवजे की बात करता है और पीड़ित क्योंकि मुआवजे की बात करता है तो उसका भी एक रोल है इसमें, उसका पक्ष भी सामने आ जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। और जब दो पार्टी समझौते से कोई फैसला होता है तो जो मुकदमों के बाद की जो दुश्मनी की स्थिति है या वैसी स्थिति है जी, वो भी कहीं जो है समाज में कम करती है और समाज में शांति की स्थिति का निर्माण करने में सहायक होती है। मोनिका जी, इससे पहले अभी जैन साहब ने जैसे बताया कि हमारी भारत की जो प्रणाली है, जो न्याय प्रक्रिया है, खासतौर से प्ली बार्गेनिंग को लेकर के जो है वो बाकी के देशों से थोड़ी सी भिन्न है, तो आप क्या इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि यूरोपियन जो प्ली बार्गेनिंग का सिस्टम है और इंडियन सिस्टम, उसमें क्या फर्क है? देखिए, यूरोपियन सिस्टम में या अमेरिकन सिस्टम में जो प्ली बार्गेनिंग है वो फैक्ट्स पर भी होती है जी, और आरोप पर भी होती है, चार्ज पर भी होती है और सेंटेंस या सजा पर भी होती है। परंतु जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान है उसमें फैक्ट्स पर अथवा आरोप पर बार्गेनिंग का प्रावधान नहीं है, सिर्फ सजा के मुद्दे पर ही बार्गेनिंग का प्रावधान है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है दोनों देशों के सिस्टम में। और इंडिया में ये जो सिस्टम जिस तरह से लाया गया है ये अभी रिलेटिवली नया है जी, और इसमें और दूसरे देशों की प्रक्रिया में अभी काफी फर्क है। दूसरे देशों के अनुभव से सीखकर हमने भारतीय स्थितियों के मुताबिक शायद इन प्रावधानों का निर्माण किया गया है जी, ताकि वो भारतीय स्थितियों में ठीक से काम करें और प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजंस की जो आलोचना दूसरे देशों में होती है जिन वजह से उस आलोचना जो है वो यहाँ उस तरीके से ना हो और इसका गलत इस्तेमाल भी। भारत में क्या आपको लगता है कि ये चीज कामयाब होगी? मुझे लगता है कि
हमारे जो प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान है उसमें ये संभावना बहुत ही कम है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ 7 साल से कम सजा वाले प्रावधानों में ही प्ली बार्गेनिंग हो सकती है जी। तो वैसे भी कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक और विभिन्न फैसलों के मुताबिक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के 7 साल तक की सजा के जितने भी प्रावधान हैं या ऑफेंसेस हैं वो ज्यादा गंभीर नहीं माने जाते जी। तो मुझे नहीं लगता कि, और जिस तरीके से ये सारे प्रावधान बनाए गए हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि इनका ज्यादा दुरुपयोग होने की संभावना है जैसी आलोचना दूसरे देशों में होती है और आप कह रहे हैं। पर संगीन और गंभीर आरोप जहां पर आए वहां पर भी क्या आपको नहीं लगता कि न्यायिक जो न्यायाधीश हैं, न्याय प्रणाली है, उसमें काफी समय व्यतीत होता है, उन लोगों का भी काफी वक्त लग जाता है इस चीज में, वहां पर भी प्ली बार्गेनिंग की कहीं ना कहीं कोई आवश्यकता है? देखिए, ये जो प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान लाए गए हैं इस पे काफी तैयारी की गई है जी। पहले 142वीं और फिर विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट आई जी, जिसमें विधि आयोग ने 154वीं रिपोर्ट में ये कहा कि ये प्रावधान लाने की जरूरत है। लॉ कमीशन की 154th रिपोर्ट जी। उसके बाद जो है ये पार्लियामेंट में जस्टिस मालिमत कमेटी की रिपोर्ट थी और उसमें इसको काफी एंगल से और विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया भारतीय स्थितियों में और तब ये लाया गया। और मुझे भी लगता है कि ये जिस तरीके से भारतीय स्थितियां हैं वहां ज्यादा गंभीर अपराधों के लिए प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान लाना वो सही नहीं होगा। काफी गहन सोच और सोच विचार के बाद इन प्रावधानों को लाया गया है जी। तो इसको अभी क्योंकि 10 साल कोई ज्यादा समय नहीं होता है जी। और इन प्रावधानों को अभी एस्टेब्लिश होने में, स्थापित होने में वक्त लगेगा। और जैसा आपने बताया कि नई जजमेंट्स आ रही हैं, नए आदेश आ रहे हैं, कानून जो है वो विभिन्न स्थितियां जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने या उच्च न्यायालयों के सामने आएंगी जी, तो उसी हिसाब से कानून को एक नई शेप दी जाएगी। और मुझे लगता है कि इस अनुभव को जो है अच्छे तरीके से समय दिया जाना चाहिए जी। और इस अनुभव को देखना चाहिए और तभी जो है इस पे आगे बढ़ना चाहिए और किसी बदलाव के बारे में अभी सोचना मुझे नहीं लगता है कि सही नहीं होगा। तो मोनिका जी, यहाँ पर एक सोच और भी आती है, बहुत लोगों के मन में ये धारणा भी है या ये सोच है कि प्ली बार्गेनिंग की वजह से सच तो कभी उजागर हो ही नहीं पाता, क्योंकि किसी पर अगर कोई अभियोग या आरोप लगाया गया, उसने आकर के अपनी माफी मांगी या सजा कम करवा करके वो बाहर बैठ गया, तो सच क्या है, वो सच्चाई तो कभी लोगों के सामने उजागर ही नहीं हो पाई। आपका इस बारे में क्या विचार है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया हमारे देश में फैक्ट और चार्ज पर तो कोई प्ली बार्गेनिंग हो ही नहीं सकती जी। तो सबसे पहले आरोपी को यह तो मानना ही होगा कि उसने यह अपराध किया है। तो जब अपराधी खुद पश्चाताप के चलते यह स्वीकार करता है कि उसने ये अपराध किया तो सत्य तो अदालत के सामने उजागर हो ही गया। अब जो बार्गेनिंग होती है, याचिका सौदेबाजी जो होती है, वो सिर्फ इस पर होती है कि उसको कितनी सजा सुनाई जाए जी। तो जो सत्य है अपराध होने के बारे में और किसने अपराध किया, यह सबसे प्रथम अदालत के सामने उजागर होता है उसके जी, क्योंकि वो जो एक एफिडेविट बनाकर देता है कोर्ट में, उसमें वो सबसे पहले ये बात स्वीकारता है कि मुझसे यह अपराध हुआ, उसके बाद ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। पर ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो पुलिस ने या प्रोसिक्यूशन ने अभियोग जो उस पर लगाए या आरोप पत्र दाखिल किए, उनमें जो तथ्य दिए गए हैं वो सच ही हों। जैन साहब, मुलजिम को एप्लीकेशन तो लगानी है अपराधी को जिस पे इल्जाम है जी, जो प्ली बार्गेनिंग करवाना चाहता है कि उसके केस के ये फैक्ट्स हैं, ये अपराध पुलिस ने लगाए हैं या कंप्लेंट में लगाए गए हैं जी। लेकिन वो टेक्निकली कहीं ये नहीं कहता कि प्लीड गिल्टी करना जरूरी है जी। लेकिन कानून में ऐसा भी माना जाता है, दूसरा तर्क ये भी हो सकता है कि सजा किसी को तभी होती है जब वो अपनी गलती मान ले और उसका अपराध सिद्ध हो जाए। बेशक, हम आप दोनों का ही इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे स्टूडियोज में आकर के हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी शेयर करने के लिए दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्ली बार्गेनिंग के विषय पर न्याय मंच में आज केवल इतना ही, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आने वाले समय के अंदर हम अपनी न्याय प्रणाली और न्याय प्रक्रिया के जो नए प्रावधान आ रहे हैं उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा करके एक नए और एक अग्रसर समाज की ओर कदम बढ़ाते चलेंगे। हम आपसे लेते हैं आज के लिए इजाजत। नमस्कार।